आज हम लोग सेक्शन 11 जो है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का वो आज हम लोग देखेंगे। तो सेक्शन 11 जो है वो स्टिपुलेशंस एज टू टाइम की बात करता है। तो सेक्शन 11 पढ़ने से पहले हमको ये देखना होगा कि ये स्टिपुलेशंस एज टू टाइम जो है इसके बारे में क्यों जानना है हमको। स्टिपुलेशंस का सबसे पहले मतलब समझते हैं। तो स्टिपुलेशन का मतलब होता है कि आपका कोई भी, जैसे कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उसमें आप कोई प्री कंडीशन या फिर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट जो है वो आपने दिया हो कि, और ये जो प्री कंडीशन और ये रिक्वायरमेंट है ना, ये उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो। ठीक है। जैसे कि मान लो आपने कहा कि हमको स्टिपुलेशन की सिर्फ बात करें, एस टू टाइम हटा दो, आप अभी बस स्टिपुलेशन की बात करें। जैसे आपने बोला कि हमें जो है वो एक कुर्ता चाहिए जो तुम ऐसे सिलोगे, उसका स्पेसिफिकेशन वो दिखने में ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, वो यहाँ पे इतना डिग्री पे होगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। एक्सक्यूज मी। तो अगर ये जो है ना, ये सारा उसका प्री कंडीशंस है कि कुर्ता का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको एक कुर्ता बना के वो दे देगा। आपने प्री कंडीशन दिया है कि भाई वो दिखने में ऐसा ही होना चाहिए हूबहू। अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकते हैं, रिसेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो यही चीज है। अब यहाँ पे बात आती है कि स्टिपुलेशंस एज टू टाइम, मतलब अगर टाइम से रिलेटेड आपने कोई प्री कंडीशन दिया है या रिक्वायरमेंट है आपका। मान लो कि आपकी शादी जो है वो 10th ऑफ मार्च को है, और आपने यही सेम कुर्ता जो है, आपने कहा कि मुझे ये तुम 10th को, अगर आपकी शादी है तो, और वो कुर्ता जो है वो आपको 10th से पहले मिलना चाहिए या इधर ऑन 10th मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या हो गया, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक प्री कंडीशन है कि 10th से पहले ही ये कुर्ता सिल के आ जाना चाहिए, और 10th के बाद 11th को आपको मिला, तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई ये नहीं है, फिर कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब टाइम जो हो गया वो इसका एक एशंस हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। तो अभी बात आती है कि ये हम लोग को देखना क्यों है कि स्टिपुलेशन एज टू टाइम को लेके जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो क्यों बात कर रहा है। क्योंकि अगर टाइम एसेंस है या नहीं, इसके ऊपर हमारा कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड होना और वॉइड होना डिपेंड करता है। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग सेक्शन 15 अंडरस्टैंड कर, 55 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंडरस्टैंड करना होगा। तब हमको समझ में आया कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो सेक्शन 55 जो है ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है। इसका आप एक सिंपल सा शॉर्ट रीडिंग कर लो, अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको कि क्यों हमको स्टिपुलेशंस एज टू टाइम अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट फिक्स्ड टाइम, अगर आपने कोई फिक्स टाइम लिया हुआ है कि इसी टाइम पे हमको कोई चीज चाहिए, जैसे आपने सेलर से कहा कि इतने डेट को मेरे को ये कुर्ता चाहिए। ठीक है। तो फिक्स टाइम है इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल, यानी आपने कहा 10th को मैरिज है, तो एनीवेज उसको 10th या 10th से पहले मिलना चाहिए, तो टाइम एसेंशियल हो गया यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे आपने एक फिक्स टाइम किया था 10th ऑफ मार्च। ठीक है। लेकिन अगर इस दिन ये फेल हो जाता है, जो टेलर है वो फेल हो जाता है, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट फिक्स टाइम इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल, टाइम तो एसेंशियल है यहाँ पे। तो व्हेन ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसेस टू डू अ सर्टेन थिंग एट और बिफोर ए स्पेसिफाइड टाइम, or certain things at or before specified times, and fails to do any such thing at or before the specified time, the contract or so much of it as has not been performed becomes voidable at the option of the promisee, if the intention of the parties was that time should be of the essence of the contract। सिंपल सी बात कहा कि जब कोई पार्टी है किसी कॉन्ट्रैक्ट का, वो प्रॉमिस कर रहा है, जैसे मान लो ए है और ये बी है। ए ने बी को प्रॉमिस किया। ठीक है। ये जो है ये प्रॉमिसर हो गया, और ये हो गया प्रॉमिसी। मान लो इसने प्रॉमिस किया कि हम तुमको कुर्ता दे देंगे 10th से पहले।
डिलीवर करेगा क्या 10 से पहले, और ये उसको बदले में पेमेंट देगा। अभी क्या होता है कि तो यहाँ पे पार्टी ने प्रॉमिस किया कि वो सर्टेन थिंग को करेगा एट या और बिफोर ए स्पेसिफाइड टाइम, या तो वो 10th को करेगा या 10th से पहले कर देगा, जो भी स्पेसिफाइड टाइम है कि 10 से पहले दे दो या 10 को दे दो। और सर्टेन थिंग्स या बहुत सारी चीजें कि कुर्ता मतलब कि ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, इस लेकिन ये भी बिफोर स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, इस टाइम से पहले तक ये सारा चीज मेरे को मिल जाना चाहिए। लेकिन अब क्या होता है कि प्रॉमिसर जिसने प्रॉमिस किया है कि वो देगा, वो फेल हो जाता है टू एनी सच थिंग, वो कोई भी उसमें से काम करने में मान लो फेल हो जाता है उस टाइम से पहले या उस टाइम पे, तो कॉन्ट्रैक्ट और सो मच ऑफ इट एज हैज नॉट बीन परफॉर्म, तो कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि परफॉर्म नहीं किया गया, अब तो शादी उसकी हो गई, 10 तारीख को हो रही है, ठीक है, तो वो अब क्या हो जाएगा, वो वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसी। तो प्रोमिसी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकता है, voidable at the option of the if the intention of the parties was that time should be the, लेकिन ये voidable कब होगा, जब मान लो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के समझ में आ रहा है कि टाइम यहाँ पे जरूरी था। अब मान लो मैं गया ऐसे ही उसको बोल के आया कि मेरे को तो ये कुर्ता चाहिए, उसने मान लो उसने डेट दिया कि मैं आपको हाँ मैं कर दूंगा आपको, मैं जल्दी दे दूंगा, तो आपको इससे समझ में मतलब मैं आपको ऐसे दे दूंगा, इतनी तारीख को दे दूंगा, और हो सकता है कि वहां पे कुछ डेफर होने से भी चल जाता काम, अगर मान लो उसने आज नहीं दे के परसों दिया तो भी चल जाता है, जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है। तो लेकिन अगर पता चल रहा है कि टाइम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, किसी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है, एकदम एसेंस है कि अगर अपने टाइम पे किया तो किया, नहीं किया तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई फायदा नहीं रह जाता, फिर उस काम को प्रॉमिसर ने किया भी, जैसे यहाँ पे 10th को मैरिज है, उसके बाद उसको डिलीवरी मिल भी जाती है तो कुर्ता लेके क्या करेगा, ठीक है, तो ऐसे केस में वॉइडेबल हो जाएगा चाहे तो, जहां पे भी टाइम एसेंस है। इसलिए हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि वेदर टाइम एसेंस है या नहीं, ये हमको सेल ऑफ गुड्स के सेक्शन 11 से पता चलेगा कि टाइम एसेंस है या नहीं, इसको लेके क्या क्या हम लोग प्रिजम्पशन रखते हैं, ठीक है। तो टाइम अगर एसेंस है, हमने एक ही चीज देखा यहाँ पे कि टाइम इज एसेंस, अगर टाइम एसेंस है और तब फेल हुआ है तो फिर क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड देखते हैं, इफेक्ट ऑफ सच फेलियर व्हेन टाइम इज नॉट एसेंशियल। अब कहते हैं, अब मान लो कॉन्ट्रैक्ट को रीड करके समझ में आ रहा है कि टाइम जो है वो इसका एसेंस नहीं था, इस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम इतना एसेंशियल नहीं था, तो इफ इट वाज नॉट इन द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज दैट टाइम शुड बी ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइडेबल। अगर टाइम जो है इज नॉट एसेंस, ठीक है, ऐसे केस में नॉट एसेंस है तो नॉट वॉइडेबल हो जाएगा। हाँ, पर यहाँ नॉट वॉइडेबल का क्या मतलब है, आप देखो, नॉट बिकम वॉइडेबल बाय द फेलियर टू डू सच थिंग एट और बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम बट द प्रोमिसी इज एंटाइटल्ड। तो अब तो बात आ गई कि ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हमको आपने मैंने आपसे कहा कि हमको 2 दिन बाद चाहिए या जो भी चीज है मेरे को डिलीव, तो उसका भी एक रीजनेबल टाइम होगा ना, उसी में ना आप करोगे। अब आप पता चले कि एकदम अनरीजनेबल आप डिले किए जा रहे हो, तो फिर वहां पे जो जो पैसा देने वाला पर्सन है या जो भी है प्रॉमिसी है, मान लो यही प्रॉमिसर है कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, और प्रॉमिसी वो है जो कह रहा है कि मैं डिलीवरी दूंगा, तो प्रॉमिसी तो बैठा नहीं रहेगा ना इस चीज को लेके, उसको अगर किसी और को कोई उसको कस्टमर मिलेगा तो वो उसको दे देगा ना। मान लो प्रॉमिसर ने कहा कि मैं आपको इतने पैसे इतने तारीख तक दे दूंगा, ठीक है, ये पेमेंट करने वाला है, और ये मान लो इसने जो है प्रॉमि प्रॉमिसी ने उसको डिलीवरी देनी है, तो ये बंदा बैठा नहीं रह सकता है, ठीक है। इस ये
ये इतने तारीख को इसको पेमेंट नहीं करके 4 महीने बाद पेमेंट कर रहा है, तो ये अपने गुड्स इसके पेरिश हो जाएंगे। तो इसको जो भी लॉस होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड वॉइड नहीं कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे ये इससे कंपनसेशन जरूर ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए कह रहा है कि नॉट वॉइडेबल, लेकिन ये promise is entitled to compensation from the promisor for any loss occasion to him by such failure। अगर यहाँ पे भी ऐसा प्रॉब्लम था कि टाइम एसेंस है, मान लो ये बंदा उसको नहीं दे रहा है, उस टाइम पे डिलीवरी नहीं करता है, तो इसको जो भी नुकसान हो रहा है वो इससे कंपनसेशन के तौर पे ले सकता है। क्यों? तो यहाँ पे सिंपल है, टाइम एसेंस है तो फिर वॉइडेबल होगा, टाइम नॉट एसेंस है तो नॉट वॉइडेबल होगा। अब बात आती है ये वाली, कि अगर आपने इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन that agreed upon, so if in case of a contract voidable on account of promisor failure to perform his promise at the time agreed, अगर मान लो टाइम जो था वहां पे एसेंस था, ठीक है, ये थर्ड वाला जो केस है वो है जहाँ पे टाइम एसेंस है। तो हमने देखा था कि टाइम अगर एसेंस है और उस मोमेंट पे अगर वो फेल हो जाता है परफॉर्म करने पे, जो भी फिक्स किया था टाइम हमने कि इतने डेट से पहले, लेकिन क्या होता है कि मान लो जो प्रॉमिस ही होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है परफॉर्मेंस ऑफ सच प्रॉमिस एट एनी टाइम अदर देन दैट एग्रीड। अगर मान लो इसको 10 तक कुर्ता चाहिए था, और इस क्या होता है कि इसकी शादी भी पोस्टपोन होके 15th हो जाती है, 15 मार्च। तो ये कुर्ते वाला कहता है कि आज नहीं, अब मेरे को 12 तारीख को 12 मार्च को मैं आपको दे रहा हूँ। तो ऐसे भी इसकी शादी पोस्टपोन हुई, तो ये सोचता है ठीक है चलो 2 दिन बाद ही दे दे तो सही। तो अगर ये खुद अग्री कर गया है, ठीक है, प्रॉमिसी जो कि इसको पेमेंट करने वाला, अगर वो खुद अग्री कर गया है इस टाइम के लिए, तो द प्रॉमिसी कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन फॉर एनी लॉस ओकेजन्ड बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिसी एट द टाइम अग्री अनलेस, हाँ, तो अब जो है अगर ये अग्री कर गया कि ठीक है तुम 12 तारीख को मुझे कुर्ता दे दो, मैं तुमको पैसे दे दूंगा, अगर वो अग्री कर गया, तो फिर वो उसको क्लेम नहीं कर सकता कि तुमने तो 10 कहा था और हमारे कॉन्ट्रैक्ट का टाइम एसेंस था, तो अब मैं नहीं लूंगा तुमसे। ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन अगर अनलेस एट द टाइम ऑफ सच एक्सेप्टेंस, अगर ये एक्सेप्टेंस के टाइम पे कि हाँ ठीक है मैं 12 तारीख को डिलीवरी तुमसे ले सकता हूँ, तुम मुझे 12 तारीख को कुर्ता दे दो, लेकिन इस टाइम पे इसको ये बोल देता है, लेकिन क्योंकि तुमने मुझे 2 दिन का लेट किया है, ठीक है, क्योंकि तुमने मुझे 2 दिन का लेट किया है, तो इस 2 दिन के लेट के लिए मैं तुम्हें कंपनसेशन तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। अगर ये बात मैं उसको ये एक्सेप्ट करते हुए, उसका जो प्रपोजल था उसने मुझे कहा कि 10th को नहीं साहब मैं आपको 2 दिन बाद दूंगा, ये बात अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया अनकंडीशनली, तब तो मेरे पास, तब तो मैं इसको वॉइड नहीं करा सकता हूँ, ना ही कंपनसेशन क्लेम कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने इससे कहा कि ठीक है तुमने बहुत लेट कर दिया है, तुम 12 तारीख को दो मुझे, लेकिन 2 दिन का तुमको मेरे को कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है, तुमने मेरा नुकसान कराया, मुझे इतना मेंटल एगोनी हुई है, मैं परेशान रहा हूँ अपनी शादी में, तो तुम्हें मेरे को कंपनसेट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी बात है या जो भी उसको लॉस हुआ है, तो अगर इस कंपनसेशन का जिक्र वो इस एक्सेप्टेंस के टाइम पे करता है कि मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ 12 तारीख को, लेकिन तुमको मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा, तभी वो कंपनसेशन के लिए एलिजिबल होगा क्लेम करने के लिए प्रॉमिस ही। अदरवाइज अगर उसने बिना बताए ठीक है भैया 12 तारीख को दे दो, अगर ऐसा कहा, तो उसको कंपनसेशन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो अनकंडीशनली अग्री कर चुका है। तो यहाँ बस 3 ही पॉइंट है, फर्स्ट पैराग्राफ इतना ही है कि अगर टाइम एसेंस है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, कि इस फिक्स टाइम पे आपको डिलीवरी करनी थी, आपने नहीं की, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर टाइम नहीं एसेंस है, सेकंड पैराग्राफ, तो ये नॉट अवॉइडेबल होता है। लेकिन नॉट अवॉइडेबल का मतलब ये नहीं कि अब आप जितना डिले करना है कर दो भैया, टाइम तो एसेंस था ही नहीं। यहाँ पे जो होगी वो कंपनसेशन यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं जो भी पार्टी इन लॉस है। और ये तब है जब आपने खुद से एक्सेप्ट कर लिया जो भी डेफर्ड डिलीवरी थी, ठीक है, कि आज नहीं कल करूंगा।
या पेमेंट की आज नहीं कल करता हूँ पूरी पेमेंट, इसको अगर आपने अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर लिया तब आप वॉइड नहीं करा सकते हो, ना ही कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट करते टाइम कहा कि मैं तुम्हें कंपनसेशन क्लेम करूंगा, तुमने मुझे बहुत नुकसान करा दिया है, और ऐसा कहते हुए आपने लेट डेट एक्सेप्ट किया है, जैसे कई बार हम लोग करते हैं, तो वैसे केस में आप कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 11 पे। तो ये बहुत सिंपल सा सेक्शन है। अभी अब आपने सेक्शन 55 आईसीए का समझ लिया तो ये बहुत इजी होगा। तो स्टिपुलेशंस एज टू टाइम, अब बात आती है कि यहाँ पे टाइम को लेके क्या क्या प्री कंडीशन रिक्वायरमेंट हो सकती है, ये हम लोग देखते हैं। तो अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो आप सबसे पहले ये टर्म को अंडरस्टैंड करो। देखो, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ डिफरेंट इंटेंशन दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने से, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को पढ़ने से अगर कोई डिफरेंट इंटेंशन अपीयर हो रहा है, तब तो कोई और बात है, ठीक है, तब तो कुछ कहना ही नहीं है। वैसे जनरली क्या होता है, जनरली ये होगा, आप इस लाइन को भी हटा दो, आप यहां से पढ़ो, स्टिपुलेशंस एज टू टाइम ऑफ पेमेंट आर नॉट डीम्ड टू बी द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये कहता है, ये कैसे स्टिपुलेशंस की बात कर रहा है, देखो आप, स्टिपुलेशंस एज टू टाइम, ये वाला आप इसको मान लो, ये क्या कहा है कि स्टिपुलेशंस एज टू टाइम ऑफ पेमेंट, ये कैसी बात कर रहा है, पेमेंट की बात कर रहा है। मतलब अगर कोई कस्टमर है, मान लो उसको पेमेंट करना है प्राइस का, ठीक है, तो टाइम ऑफ पेमेंट की बात कर रहा है। तो टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस, ठीक है, अगर ये जो है उसको लेके स्टिपुलेशंस है, ठीक है, कि इतने दिन इतने तारीख को पेमेंट कर दूंगा, इतने, तो मतलब आपने क्या किया यहाँ पे कि टाइम फिक्स किया है, ठीक है, कि मान लो हम जो है तुमको 10th ऑफ मार्च को पेमेंट कर देंगे। तो तो जनरल रूल कहता है ना कि जब भी आपका कोई भी टाइम जो होता है, अगर आपने फिक्स किया है फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस का, कि इतने तारीख को हम तुमको पेमेंट कर देंगे, तो वैसे केस में होता क्या है, जनरल रूल, ये आप याद रखना, ये जनरल रूल है। तो जनरल रूल कहता है कि यहाँ पे टाइम जो होगा ना, नॉट डीम टू बी एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे टाइम जो होगा वो एसेंस नहीं माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। कहने का मतलब वो 10th को नहीं भी दे पाता है, और वो पेमेंट आके आपको मान लो 15th को देता है, ठीक है भैया ये लो, मैं आपको 15 उस दिन नहीं दे पाया, मैं आज दे देता हूँ, ठीक है, मान लो 15th को पेमेंट किया, तो यहाँ पे जो सेलर है ना, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं करा सकता, ये नॉन वॉइडेबल। क्यों, हमने अभी सेक्शन 55 में देखा कि जहां पे नॉट एसेंस है, हमने सेक्शन 5 में क्या देखा कि नॉट एसेंस मतलब नॉट वॉइडेबल, ठीक है, ये सेक्शन 55 से आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि प्राइस की पेमेंट को लेके जो भी स्टिपुलेशंस होती है, वो क्या होते हैं, वो जनरली उनको एसेंस नहीं माना जाता है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उसने आज नहीं दिया कल दे देगा पैसा, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, उसको एसेंस, इसलिए यहाँ पे वॉइड नहीं, सेलर नहीं कह सकता कि मैं अब तुमको डिलीवरी नहीं करूंगा। हाँ, पर क्या सेलर को लॉस नहीं हुआ होगा, मान लो ये 10 को कहा, मान लो टमाटर है, टमाटर पेरिशेबल गुड्स है, मान लो उसके कुछ टमाटर सड़ गए होंगे, तो फिर वो जो लॉस हो रहा है उसके लिए वो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि नॉट अवॉइडेबल तो है ही, लेकिन वो कंपनसेशन डिमांड कर सकता है चाहे तो। वो हमने देख लिया कि कैसे कर सकता है, क्योंकि एक्सेप्ट करते टाइम कि हाँ ठीक है मैं 15 को पेमेंट ले लूंगा, लेकिन बेटा तुमको ये जो है ना, जो मेरे को लॉस हुआ ये तुमको पे करना पड़ेगा, ये बताना होगा उसको, ठीक है। तो वो
मे क्लेम कंपनसेशन, हम लोग समझ गए, सिंपल सा है। अब कहता है, तो यही बात कहता है, हाँ लेकिन मान लो हमने कॉन्ट्रैक्ट में अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जनरली यही माना जाता है कि लेकिन अगर हमने मान लो उसमें कह दिया है, उस कॉन्ट्रैक्ट में जनरल रूल है कि पेमेंट ऑफ प्राइस को लेके कोई भी टाइम आपने फिक्स किया है कि इतने तारीख को पेमेंट चाहिए, तो उसको एसेंस नहीं माना जाता है, नॉट डीम्ड। ठीक है, उसको एसेंस नहीं मानते हैं कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में उसको एसेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख दिया, आपका जो एग्रीमेंट हुआ है बायर सेलर का, उसमें आपने लिख दिया कि अगर 10th को पेमेंट नहीं हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा, अगर आपने ऐसा मेंशन कर दिया तो आपने एक डिफरेंट इंटेंशन आपके कॉन्ट्रैक्ट से समझ में आ रहा है, तब तो 10th को ये वॉइडेबल हो ही जाएगा। तो जनरल रूल में एक्सेप्शन यही है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया है कि भाई इतने डेट को अगर आपने पैसा नहीं पूरा किया तो फिर ये कहानी खत्म हो जाएगी, उसके बाद कोई डेफर्ड पेमेंट नहीं चलेगा आपका कि आज नहीं कल देता हूँ, कल नहीं परसों देता हूँ। ठीक है। अब बात आती है वेदर एनी अदर स्टिपुलेशंस एज टू टाइम, अगर टाइम को लेके अदर स्टिपुलेशंस है। ठीक है, जैसे मान लो टाइम दो ही चीज को लेके जनरली होती है, एक होती है प्राइस की पेमेंट, क्योंकि बायर को प्राइस देना है और सेलर को डिलीवरी देनी है, दो ही काम है। तो जनरली स्टिपुलेशंस को लेके दूसरा जो काम होता है वो डिलीवरी ऑफ गुड्स का होता है। तो वैसे आप इतना समझ लो ना, इस सेक्शन को अंडरस्टैंड करना है तो एनी अदर स्टिपुलेशंस एज टू टाइम, तो अदर स्टिपुलेशंस एज टू टाइम जो है ना, वो एसेंस है कि नहीं। मान लो आपने कहा है कि तो अदर स्टिपुलेशंस मतलब टाइम को लेके, और एक तो प्राइस से रिलेटेड वाले का तो हम लोग को क्लियर हो गया, लेकिन अदर चीजों को लेके अगर आपने टाइम दिया है कि आप इतने तारीख को मुझे डिलीवरी करोगे या कुछ भी, तो ये सारी बातें जो होती है ना, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देख के हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। अगर हमने लिख दिया है कि इतने तारीख को आपने डिलीवरी किया तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करूंगा, अगर इसके अलावे आपने डिलीवरी किया किसी और डेट को तो मैं नहीं करूंगा। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वहां पे टाइम जो है वो प्री कंडीशन है कि नहीं, एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, ये उस टर्म पे डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट में। वैसे यूजुअली हम लोग देखते हैं, यूजुअली ये भी आपका रूल नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमने जो स्टिपुलेशन रखा है टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स को लेके कि इतने तारीख को मेरे को, जैसे हमने आपको बताया ना कि अगर हमने 10th मार्च को मेरी शादी है, तो क्या वहां पे डिलीवरी ऑफ गुड्स अगर लेट हो जाती है, मान लो हमने फिक्स किया है कि 10 तक तुम हमें कुर्ता दे दो। ठीक है, तो ये जो टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स है, ये इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ, क्योंकि उसकी शादी में वो पहनेगा क्या अगर उसको वो कुर्ता नहीं मिलता है उस टाइम पे। तो ऐसे केस में ये जो पार्टी है, अदर पार्टी जो लॉस में, वो वॉइडेबल हो जाएगा, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर देगा वहीं पे। तो यहाँ पे क्या माना जाता है कि यूजुअली डिलीवरी की बात आती है ना, तो एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। ठीक है। प्राइस पेमेंट की बात आती है तो नॉट एसेंस होता है, लेकिन अगर गुड्स की डिलीवरी की बात आती है तो एसेंस माना जाता है कि भाई उसको प्रोडक्ट डिलीवर करना होगा तुमको उस डेट को। ठीक है। तो यूजुअली ऐसा होता है, हाँ लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया है कि कुछ दिन का डिले चल सकता है, वो बताया जाएगा उस डिले के बारे में कि मेरे को कुछ ऐसा अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस है जिसकी वजह से डिले हो गया, ऐसा कुछ आपने कॉन्ट्रैक्ट में ही मेंशन कर रखा है कि डिले चल सकता है डिलीवरी को लेके, तो चलेगा। देखो एक सिंपल सा रूल है कि पेमेंट और प्राइस को लेके तो आप जान लो कि ये जनरल रूल है। अदरवाइज एक्सेप्शन क्या है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिख दिया, आपने लिख दिया कि टाइम एसेंस नहीं होगा, प्राइस ऑफ पेमेंट को लेके भी तो नहीं है, पेमेंट और प्राइस को लेके टाइम होगा, एसेंस तो है। तो सिंपल सा अंडरस्टैंड करना है कि दो ही तरह का स्टिपुलेशंस होता है टाइम को लेके जनरली। ऐसे ही इसके बारे में स्पेशली यहाँ जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि अगर आपने डिलीवरी ऑफ गुड्स की बात की है तो उस डेट को आपने डिलीवर नहीं किया तो फिर वो वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम यहाँ पे एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, डिलीवरी को लेके टाइम को एसेंस माना जाता है, यूजुअली ये होता है। हाँ कि अगर डिफरेंट इंटेंशन अपीयर हो रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट को देख के
कि लेट से भी डिलीवरी चलेगी, तब तो एसेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, तब एसेंस नहीं होगा। ठीक है, बंदा तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि लेट से भी हुई डिलीवरी तो चलता है। ठीक है, तो मेनली बात है कि आपको टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडरस्टैंड करना होगा, देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि वेदर एसेंस है या नहीं है। बाकी जनरल रूल ये है कि पेमेंट ऑफ प्राइस को लेके वो जो होता है वो एसेंस नहीं माना जाता है। पैसा लेट से भी चलता है, मतलब एक तरह से आप समझ लो तो बायर को थोड़ा अपर हैंड मिल रहा है कि वो चाहे तो थोड़ा लेट से ही पेमेंट कर दे। लेकिन डिलीवरी ऑफ गुड्स की जो बात है, ऐसे भी कंज्यूमर की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड है हमारा लॉ। तो इसीलिए सिंपल सा, आप एक बार फिर से वीडियो को नहीं हो तो दोबारा से आप देख लो, फुल अंडरस्टैंड कर